उज्जैन शहर के 54 वार्डों में 57 वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित। आज 1 अप्रैल से 1 जनवरी 1977 के पूर्व जन्मे लोग अपना वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर निगम द्वारा उज्जैन शहर के 54 वार्डों में प्रत्येक वार्ड में एक वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करते हुए कुल 57 सेंटर स्थापित कर दिए हैं। इन सेंटर्स पर जाकर आज 1 अप्रैल से 1 जनवरी 1977 के पूर्व जन्मे व्यक्ति अपना वैक्सीनेशन करवाकर कोरोना से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नगर निगम द्वारा नियत किए गए स्थानों पर चिकित्सा विभाग द्वारा वैक्सीनेशन की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई है। 54 वार्डों में स्थापित किए गए वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी इस प्रकार है। वार्ड नंबर 1 उप स्वास्थ्य केंद्र भेरूगढ़, वार्ड नंबर 2 सरस्वती स्कूल भेरूगढ़ रोड उज्जैन, वार्ड नंबर 3 संजीवनी क्लिनिक खिलचीपुर, वार्ड नंबर 4 उप स्वास्थ्य केंद्र संजय नगर, वार्ड नंबर 5 शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल नूतन स्कूल इंदिरा नगर, वार्ड नंबर 6 शासकीय स्कूल मोहन नगर, वार्ड नंबर 7 राजकीय स्कूल पटेल नगर, वार्ड नंबर 8 शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल नयापुरा, वार्ड नंबर 9 शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल जीवाजीगंज, वार्ड नंबर 10 शासकीय हॉस्पिटल जीवाजीगंज, वार्ड नंबर 11 हिलावाड़ी कम्युनिटी हॉल, वार्ड नंबर 12 राजपूत धर्मशाला बिलोटीपुरा, वार्ड नंबर 13 वाल्मीकि कम्युनिटी हॉल पट्टी बाजार, वार्ड नंबर 14 कम्युनिटी हॉल मिर्ची नाला, वार्ड नंबर 15 लीला शाह धर्मशाला गीता कॉलोनी, वार्ड नंबर 16 शासकीय स्कूल नगरकोट, वार्ड नंबर 17 शासकीय प्राइमरी स्कूल सांदीपनी नगर ढांचा भवन, वार्ड नंबर 18 गवर्नमेंट हाई स्कूल विनोद मिल्की चाल, वार्ड नंबर 19 गवर्नमेंट स्कूल फाजलपुरा, वार्ड नंबर 20 उप स्वास्थ्य केंद्र छतरी चौक, वार्ड नंबर 21 सोनी धर्मशाला ढाबा रोड, वार्ड नंबर 22 शासकीय माध्यमिक विद्यालय पान दरीबा, वार्ड नंबर 23 औदिच्य ब्राह्मण धर्मशाला शांतिनाथ की गली, वार्ड नंबर 24 तिलके स्मृति धर्मशाला, वार्ड नंबर 25 शासकीय शालिग्राम तोमर स्कूल दौलतगंज, वार्ड नंबर 26 लेकरगंज कम्युनिटी हॉल, वार्ड नंबर 27 बोहरा जमातखाना लोहे के पुल के पास, वार्ड नंबर 28 रामी माली धर्मशाला, वार्ड नंबर 29 शासकीय प्राथमिक स्कूल हरी फाटक ब्रिज, वार्ड नंबर 30 शासकीय उर्दू प्राइमरी स्कूल बेगम बाग बगीचे के पास, वार्ड नंबर 31 संजीवनी कम्युनिटी हॉल, वार्ड नंबर 32 कन्या हाई स्कूल मदार गेट, वार्ड नंबर 33 चारधाम आश्रम, वार्ड नंबर 34 शासकीय माध्यमिक स्कूल माधवगंज हरिफाटक, वार्ड नंबर 35 पुरवैया धर्मशाला केशव नगर, वार्ड नंबर 36 उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 37 कम्युनिटी हॉल विष्णुपुरा, वार्ड नंबर 38 जल सेवा निकेतन स्कूल, वार्ड नंबर 39 कम्युनिटी हॉल जोन ऑफिस 5 के पास, वार्ड नंबर 40 शासकीय माध्यमिक स्कूल पवासा, वार्ड नंबर 41 गर्ल्स ITI कॉलेज, वार्ड नंबर 42 गर्ल्स डिग्री कॉलेज दशहरा मैदान, वार्ड नंबर 43 ITI कॉलेज के पास, वार्ड नंबर 44 सिविल हॉस्पिटल माधवनगर, वार्ड नंबर 45 विद्यानगर कम्युनिटी हॉल, वार्ड नंबर 46 शास्त्री नगर गली नंबर 2, वार्ड नंबर 47 आदिम जाति संभागीय छात्रावास मॉडर्न स्कूल के पास सावेर रोड, वार्ड नंबर 48 शासकीय माध्यमिक स्कूल नानाखेड़ा लोहार पट्टी, वार्ड नंबर 49 आनंद भवन वेदगा, वार्ड नंबर 50 सरस्वती शिशु मंदिर ऋषि नगर चौराहा, वार्ड नंबर 51 भारतीय ज्ञानपीठ स्कूल महानंदा नगर, वार्ड नंबर 52 संजीवनी क्लिनिक दमदमा, वार्ड नंबर 53 शासकीय स्कूल शिक्करवासा, वार्ड नंबर 53 पुलिस लाइन हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 53 यूनिट हॉस्पिटल 32 बटालियन, वार्ड नंबर 54 शासकीय स्कूल न्यू इंदिरा नगर तथा वार्ड नंबर 54 गवर्नमेंट हमुखेड़ी में वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किया गया है। क्या कुछ यहाँ पर वार्ड वाइज भी अपन करने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार बढ़ती रही संख्या से? देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें बहुत सारा संक्रमण जो है पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि टीकाकरण कोरोना के लिए बहुत प्रभावी है और सभी लोग जिनको भी पात्रता है सब लोग टीकाकरण कराएं, क्योंकि आज 44 साल से अधिक सभी लोगों को टीकाकरण हो सकता है जिनका जन्म 1 जनवरी 1977 से पहले का है। अर्थात अगर आज कोई 44 साल का भी है तब भी वो टीकाकरण के लिए पात्र है, भले ही उसको कोई बीमारी हो या न हो, सभी लोग पात्र हैं जो 44 साल से ऊपर के हैं। और इसको देखते हुए बहुत, चूंकि संक्रमण ज्यादातर शहर में ही है, इसीलिए हम लोग टीकाकरण अधिक से अधिक शहर में हो ये प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सभी शहर के सभी वार्डों में हम लोगों ने आज से टीकाकरण का एक केंद्र, कम से कम एक केंद्र चालू किया है। कुल मिला के शहर में हमारी संख्या जो है वो 60 के आसपास पहुंच जाएगी, जो टीकाकरण के केंद्रों की संख्या है। अगर गांव के सेक्टरों को भी, ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ लें तो हम लोग लगभग 200 के आसपास टीकाकरण केंद्र आज स्थापित कर चुके हैं। हमें जो राज्य सरकार से टारगेट मिला है वो 20,000 प्रतिदिन का मिला है। हम कोशिश करेंगे कि 20,000 से अधिक करें और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी से अपील करूंगा, जिनकी भी उम्र 44 साल से ज्यादा है, सब लोग टीके जरूर लगवाएं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही प्रामाणिक चीज ये जो है हो चुकी है
और अगर कई सारे लोगों के बीच में जो है वो भी होता है, संदेह भी होता है कि एक डोज के बाद में किसी को कोरोना हो गया, ऐसी भी खबरें उड़ती रहती हैं। अगर एक डोज के बाद हो भी जाता है कोरोना, तब भी अगर हम लोग टीका नहीं लगवाते तो उसकी गंभीरता, जो रोग की गंभीरता है वो ज़्यादा होती। इसलिए टीके से फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है, बहुत फायदा है। खासतौर पर 45 साल के ऊपर के लोग जो हैं वो हमारे रिस्क ग्रुप में आते हैं, उन पे बीमारी का असर ज़्यादा होता है। इसीलिए सरकार ने पहले उनको प्रायोरिटी ग्रुप में रखा है, तो मौके को ना चूकें, सभी लोग आके हमारे नज़दीकी जो भी वैक्सीनेशन केंद्र है उन पर टीका लगाएं। सर, महाकाल मंदिर में भी इंदौर में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए संत समाज के साथ प्रबुद्धजन की मदद ली जाएगी। रेजिडेंसी कोठी में संत समाज और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक हुई। लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करने में धर्मगुरुओं से सहयोग मांगा। साधु संत और प्रबुद्ध नागरिक लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील करेंगे। वैक्सीन प्रोग्राम को जन आंदोलन बनाने की पहल। का पालन करना, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना, उसके अलावा आज के समय पे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि डॉक्टरों ने अभी कोरोना का अगर कोई इलाज बताया है और कोरोना का अगर कोई स्पेसिफाइड अभी इलाज है तो वो है सिर्फ वैक्सीन। वैसा कि ज़्यादा से आप लोग समाज को दिशा देने वाले लोग, आप लोग जब कोई विषय कहते हैं, आप लोग जब कोई बात कहते हैं तो वो विषय बनता है। इसलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, हमारे सभी समाजी जनप्रतिनिधि हमारे सेशन को लेके आप लोगों का एक बड़ा मैसेज हो जाए। आप लोगों रोल आज रात को जारी बुलेटिन के अनुसार करीब 4,653 सैंपल्स टेस्ट के लिए लगाए गए थे, जिसमें से 3,927 सैंपल नेगेटिव आए, वहीं 638 सैंपल पॉजिटिव आए थे। कल का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 13.7% के आसपास रहा। ओवरऑल हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 70,309 कुल पेशेंट आज तक इंदौर जिले में कोविड के हो गए हैं, और ये ओवरऑल क्यूमुलेटिव हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 7.5% पे है। 962 डेथ हुई हैं, मतलब कुल जमा 2 डेथ और कल ऐड हुई हैं। इस तरह से 962 डेथ के साथ में 1.3% फैटेलिटी रेट है इंदौर का। वहीं हमारे डिस्चार्ज केसेस की संख्या 65,139 है, और जो रिकवरी रेट है वो 92.6% है। रिकवरी रेट थोड़ा सा डाउन साइड जा रहा है क्योंकि पॉजिटिविटी काफ़ी हायर साइड पे है। अभी जनता को भी जागरूकता दिखाने का समय है, और अपेक्षा भी प्रशासन उनसे यही रख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है उस रेट के अकॉर्डिंगली अभी एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 4,208 मरीजों की है। लगभग 2/3 पेशेंट ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन के माध्यम से घरों में अपना इलाज करा रहे हैं। कल से जो प्रशासन ने एक डे केयर सिस्टम वाला जो एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करी है, जिससे हमारी बेड ऑक्यूपेंसी स्टेटस में भी हमें थोड़ा सा और बेहतर बेड्स की संख्या में वृद्धि होगी। आपदा प्रबंधन की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। महाकाल मंदिर में अब वीआईपी नहीं कर सकेंगे नंदी ग्रह से दर्शन, सबको लगना रहेगा लाइन में आम जन के साथ। उज्जैन जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री यादव, जिलाधीश, एसपी, निगम आयुक्त, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक सभी रहे। सभी ने मिलकर निगम द्वारा बढ़ाए गए कर महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था, होटल रेस्टोरों में भोजन व्यवस्था, टीकाकरण, गेहूं उपार्जन, महंगे इंजेक्शन, महाराष्ट्र से जिले में आने वाले लोग, त्योहारों पर प्रतिबंध व अन्य कई बातों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। महाकाल मंदिर में अब कोई भी वीआईपी हो बैरिकेड्स के यहाँ लाइन से ही कर सकेंगे दर्शन। नंदी हॉल में किया प्रवेश बंद। होटल रेस्टोरों में बाहर से आने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर सकेंगे भोजन। शहर के आम नागरिकों को होटल रेस्टोरों में बैठकर खाने पर रहेगा प्रतिबंध। नगर निगम द्वारा भोपाल स्तर पर बढ़ाए गए सफाई और पानी के चार्जेस पर जिले में लगी रहेगी फिलहाल रोक। गेहूं उपार्जन को लेकर न हो किसान परेशान, एसएमएस बढ़ाने के निर्देश जारी। शहर में 54 वार्ड में 57 टीकाकरण केंद्र बनाए गए, 1-2 और बढ़ाएंगे, नहीं आएगी लोगों को परेशानी, सुरक्षा की दृष्टि से आसानी से लगवा सकेंगे टीका। एमआरपी के नाम पर मची लूट को लेकर लिया निर्णय, जिलाधीश को दिए ड्रग कंट्रोलर के साथ मीटिंग लेने के आदेश। रंग पंचमी पर कोई भी जनप्रतिनिधि व आम जन नहीं निकलेंगे बाहर, त्योहार मनाने, सुरक्षा और सावधानी रखें। लॉकडाउन को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं, केवल रविवार लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियां 15 अप्रैल तक प्रतिबंध। पूर्व मंत्री पारस जैन ने कहा,
कोरोना संक्रमण जिले में अब तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिस पर लगाम कसना जरूरी है। उसी को लेकर आज बैठक मंत्री यादव के साथ की गई। रंग पंचमी पर कोई भी समाज सेवक, नेता व आम जन भी सार्वजनिक रूप से त्योहार को नहीं मनाए। सुरक्षा पहले जरूरी है। अगर आपको लगता है बीमार है तो उस बीमारी को लेकर बैठे न रहे, जाँच करवाएं, डरे नहीं। अपनी चर्चा हुई थी कि पहले आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो खास करके कितना बड़ा है सभी के तो चार चौक ने मतलब 100 के 400 कर दिए उनकी दुकान पानी का 120 से 230 120 नहीं 200 हाँ 230 120 था 120 से सीधे 230। इसमें गलत काम करना मेरे हवाले से बैठक का उल्लेख करते हुए दिल्ली का निर्णय बता देता हूँ। और ये न्यू परिसर होती है या कम से कम इस फोरम के बाद आ जाए, दोनों के बीच में ना आना ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसे ये नहीं लगाना चाहिए। और ये निकायों में बाकी नहीं सभी मतलब यहाँ नगर निगम के अलावा बाकी निकायों में भी अभी बढ़ना नहीं चाहिए। आप भी बात कर लेना भोपाल, अभी इसको रोकना चाहिए। 2 महीने 3 महीने नगर निगम चुनाव के बाद कुछ भी आप करो तो चलेगा। अभी तो जनता हमको ही माफ नहीं करेगी, तो इतना हमको तकलीफ खड़ी होगी, पर अभी उसको स्टॉप कर दो। देश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कल बैठक ली थी, जिसके बाद सब अधिकारियों की बैठक होने के बाद आज उज्जैन में बैठक हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में और ऑनलाइन सांसद जी भी जुड़े थे, उनमें भी था। उसमें तय हुआ कि मैंने खुद ने भी निर्णय लिया है कि रंग पंचमी के दिन पहली बात कि अपने परिवार में ही रहे और अपना रंग पंचमी का त्यौहार जो है वो सब लोग, जितने भी नेता लोग हैं या समाज सेवी लोग हैं, वो अपने घर में ही मनाएं। कोरोना को देखते हुए निर्णय लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोरोना उज्जैन में बढ़ता जा रहा है और उसी को लेकर आज चर्चा करी है। हमारा कहना है कि कोरोना को यदि रोकना है तो सबसे पहले मास्क का उपयोग करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से पूरे उज्जैन की जनता को भी कहना चाहता हूं कि मास्क लगाएं। और यदि कहीं ऐसा लगता है कि अपने परिवार में कोई पॉजिटिव आ गया है तो उसकी सूचना भी बराबर मिलना चाहिए। लोग पॉजिटिव वाले भी कहीं चले जाते हैं, जिससे और कोरोना बढ़ते जा रहा है। कोरोना रखना ये आप सबकी अपनी जवाबदारी है। नगर पालिका निगम भी द्वारा अभी कुछ टैक्स बढ़ाए गए नल के और उसके, आज हमने कलेक्टर साहब की निगाह में निकाला है और उन्होंने कहा है कि ये भोपाल से बड़े हैं। मैं चाहता हूं कि इस टाइम पे जब कोरोना जैसी महामारी है तो दोनों टैक्स अभी नहीं बढ़ाना चाहिए। इससे टैक्स बढ़ाने पे जनता पे, गरीब जनता पे, मध्यम वर्ग के लोगों पे भार पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, मैं भी ऊपर बात करूँगा और इसको रोकने का अभी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बात भी कि सरकार भी चलती है कि आमदनी हो उससे। लेकिन आज ये स्थिति कोरोना को देखते हुए इन दोनों टैक्स के बारे में सरकार को भी विचार करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे जो भूपेंद्र सिंह जी, उनको मैंने फ़ोन लगाया था, उनसे चर्चा हुई नहीं है, उनसे भी मैं बात करूँगा। इस प्रकार को लेकर क्या कहेंगे, जो रंग पंचमी का माहौल बड़ा रंग पंचमी का मैंने पहले ही बता दिया, आप आए जिसके पहले के रंग पंचमी अपने परिवार के बीच में मनाएं। समाज सेवी लोग सब कोई निकले नहीं, क्योंकि पूरा पाना। आज महाकाल के बारे में भी हमने एक निर्णय लिया है। महाकाल के बारे में था कि लोग वहाँ नंदीगंज के वहाँ जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो कलेक्टर साहब के कहना था कि मंत्री जी, विधायक, सांसद और न्यायपालिका के लोग जाते हैं, उनको वहाँ जाने देना चाहिए। मैंने कहा कि आप इसको बंद करो, सबको एक लाइन में लगा के आगे की लाइन में जो यदि वीआईपी आता है तो उसको वहाँ से दर्शन कराना चाहिए। कोई भी को नंदीगंज में जाने देना। जब जाते हैं लोग तो एक के साथ जब दूसरे लोग जाते हैं, इससे वास्तविक में अनियमितता होती है। शायद उसने आज पास कर दिया, वो भी अखबारों में निकलेगा। सबसे बड़ा मामला है वैक्सीन का। वैक्सीन जो है, जो लगा रहे हैं, वैक्सीन के बराबर सबको लगवाना चाहिए। और एक जो इंजेक्शन आ रहा है, आज कलेक्टर साहब ने एक आदेश भी निकाले कि वो इंजेक्शन की कीमत कई नर्सिंग होम वाले 5400 रुपये ले रहे हैं। कलेक्टर साहब ने कहा कि उसको 2500 रुपये से ज़्यादा कोई भी नहीं लेगा। यदि कोई भी प्राइवेट नर्सिंग होम वाला लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और एफआरआई होगी तो जिसके खिलाफ उसकी कार्रवाई होगी, जिससे है कि वो कोई भी नहीं ले। लेकिन कायदे से वो जो इंजेक्शन है, मेरा नर्सिंग होम वालों से भी निवेदन है, जनप्रतिनिधि के कारण, कि थोड़ी मानवता आप भी रखो। और वो इंजेक्शन अभी 1200, 1300, 1400 रुपये मिलता है। कलेक्टर साहब ने कहा कि कभी नहीं मिलते तो उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन 5400 लेना ये न्याय संगत नहीं है। अब यदि कोई नर्सिंग होम वाला इसके पैसे यदि इतने लेगा तो उसको चेक सीएमएचओ करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई। जिसने ले रखा है उनको पर मामला दर्ज करवाएंगे सरकार। अब देखो, जो पहले की बात नहीं, आज की बात करो अपन। आने वाले भविष्य में जो आदमी वो बिल भी ले और बिल के अंदर देखे, और यदि कोई ऐसा हो तो मेरे को भी शिकायत करे और कलेक्टर को भी शिकायत करे। कोई आपदा प्रबंधन की बैठक में हमने कोरोना से संबंधित बहुत सारे निर्णय लिए हैं। उसमें उल्लेखनीय निर्णय ये है कि बाबा महाकाल का मंदिर हम सबका मंदिर है। लोग दर्शन तो करें, लेकिन दर्शन के दरमियान कोई श्रेणी बना करके अलग अलग प्रकार के दर्शन करें, इससे शिकायतें आती हैं।
तो यूनानिमस हमने निर्णय लिया कि हम सब नंदी हाल के बजाय बैरिकेड से ही सभी के दर्शन कराएंगे। वो कोई भी हो, कैसे ही वीआईपी हो, हम सब मिलकर के बाहर से दर्शन करेंगे। इसी प्रकार से जो कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से जो यहाँ हमारे लोकल अंदर के रेस्टोरेंट में बैठ के खाने की मनाही है, लेकिन चूँकि बड़े पैमाने पे लोग बाहर से रेल से बस से आते हैं, तो देवास गेट के आसपास अगर वो रेल बस की टिकट बताता है तो उसके लिए थोड़ा ज़रूर हमने, क्योंकि संवेदना से जुड़ा हुआ मसला है। बाकी आम व्यक्ति के लिए होटल में बैठ कर के खाना, ये जो सरकार का नियम है उसके आधार पर हमने प्रतिबंधित किया है। एक विषय भी मेरे नॉलेज में आया है कि ये जो कुछ चार्जेस बढ़ाए नगर निगम वगैरह के, तो सिद्धांत हम इस पर सहमत है कि अभी इस व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहिए। मैं अपने लेवल पे माननीय भूपेंद्र सिंह जी मंत्री स्थानीय शासन से ही बात करने वाला हूँ। तब तक हमने कहा कि इसको रोको, इसको स्थगित करो, अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सफाई का, पीने के पानी का, सबका इंतजाम करना आवश्यक है। लेकिन इसके चार्जेस अभी बढ़ाना ये थोड़ा युक्त नहीं है, अभी थोड़ा इस पर रोकना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कुल मिलाकर के जो जिस ढंग की वर्तमान में स्थिति है, यद्यपि कि ये कोरोना का दूसरा जो दौर चालू हुआ ये पहले से खतरनाक भी है, लेकिन फिर भी उज्जैन में अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो पर्याप्त इंतजाम करवाए हैं, यही कारण है कि पूरे प्रदेश में उज्जैन एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ वार्ड स्तर पे हमने टीकाकरण का काम चालू कराया। आज से लगभग 55 वार्ड में 57 जगह चालू होगा, 1-2 जगह और चालू हो जाएंगे। कुल मिलाकर के पर्याप्त डोज भी है, सुरक्षा के इंतजाम भी करना है, और कोरोना से वर्तमान में कोरोना के साथ जीने की हमको आदत डालना पड़ेगी, और बाकी हमारी गतिविधि सामान्य रूप से चले। इसलिए गेहूं उपार्जन के मसले में भी हमने कहा थोड़ा SMS बढ़ा दें, ताकि ये जो गेहूं के जो टोल काटे 2 बजे बंद हो रहे हैं या बाकी खाली हो जाते हैं कई बार। तो कुल मिलाकर के आज की बैठक बहुत अच्छी रही। माननीय पारस जी जैन साहब हमारे साथ बैठे, माननीय बहादुर सिंह जी चौहान महिपुर विधायक, सांसद जी वर्चुअल रूप से जुड़े जो वर्तमान में गुवाहाटी में है। हमने सबने सौहार्दपूर्ण तरीके से बीजेपी नगर अध्यक्ष, कांग्रेस से बीजेपी और ग्रामीण शहर जिला अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ में ये बैठक संपन्न की है। उम्मीद कर रहे हैं हम सब मिलकर इस सब बातों से मुकाबला करेंगे। होली को लेकर भी निर्णय लिया गया। हाँ, एक और बात है, रंग पंचमी कल है, और रंग पंचमी में हमने निर्णय किया कि हम कोई रंग पंचमी नहीं खेलेंगे, क्योंकि जब हम अपने जो नॉन पर्सन है, जनप्रतिनिधि वो बचते हैं, समाज में मैसेज जाता है। तो हमने सबने निर्णय किया कि हम कोई रंग पंचमी नहीं खेलेंगे, कोई उत्सव त्यौहार की बात नहीं करेंगे। अभी जो ज़रूरी है उतने शासन के साथ जो नियम बंधे हुए हैं उसी का पालन करें। नर्सिंग होम को लेकर भी कोई निर्देश जारी कर, एक निर्णय ये और अच्छा हुआ है कि हमने कहा कि जो नर्सिंग होम पे अलग अलग प्रकार की दवाइयों की बड़ी कीमत वसूली जा रही है, कई बार MRP के नाम पर लूट मची है, तो कलेक्टर से कहा है कि वो मीटिंग करके ड्रग कंट्रोलर के साथ में सभी ड्रगिस्ट और स्टॉकिस्ट की मीटिंग करे, जो रिटेलर है उनकी मीटिंग करे, और जो रेट है वो कॉमन रेट ले, और जो ज़्यादा रेट लेगा उस पर कार्रवाई करे। दादा, लॉकडाउन को लेकर जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं उसको लेकर क्या कैसे होगा? देखिए, कल पूरी दिन मुख्यमंत्री ने लगभग 6 घंटे समीक्षा की, हम सारे मंत्रीगण उसमें जुड़े थे। ये बात सही है कि आसपास में महाराष्ट्र की हालत बहुत ख़राब है, महाराष्ट्र से लगा हुआ मध्य प्रदेश भी है, इसलिए 15 अप्रैल तक हमने सारे संपर्क सड़क मार्ग के, उनके आने जाने के, बसों के, सबके स्थगित किए हैं। लेकिन अभी ये बात भी सही कि लॉकडाउन से और ज़्यादा हालत ख़राब होती है, गरीब वर्ग परेशान हो जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ अभी हम इसमें स्थिति में नहीं है कि लॉकडाउन लाएं, वो सबसे अंतिम उपाय है। अभी उस दिशा में नहीं सोचते हुए विचार यही कर रहे हैं कि हम जो नियम बनाया है, जैसे संडे का लॉकडाउन का, रात के 10 बजे बाद अपने घर से नहीं निकलने का, रेस्टोरेंट सहित सभी होटलों में जो आवश्यक दिशा निर्देश है उसके हिसाब से चालू करने का, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराने की जो छूट दी गई है, इसका अर्थ ही है कि हम अधिकतर सारे निर्देशों का अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम इससे आगे धार्मिक नगरी महाकाल है, महाकाल के साथ अन्य मंदिर भी हैं, तो वहाँ महाराष्ट्र से कई श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, तो उनको क्या प्रतिबंध किया जाएगा? जैसे मैंने कहा, बसें रोक दी है ना। हमने कहा कि महाराष्ट्र से सड़क मार्ग का 15 अप्रैल तक का सारे संपर्क कट करें। इसका मतलब ये है कि जहाँ बड़ी पैमाने पर बीमारी फैली हुई है वहाँ से कोई संक्रमित व्यक्ति आएगा तो कई जगह कष्ट होगा, और वो उनकी खुद की जान पे भी संकट रहेगा। भक्त तो भक्त है, महाराष्ट्र का हो या अपने किसी देश के हिस्से का, लेकिन उसकी जान की सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है, और यहाँ भी हम बचाना भी हमारा दायित्व है। लेकिन रेलवे के द्वारा, ट्रेन के द्वारा जो महाराष्ट्र से श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग कराएंगे, जाँच कराएंगे, और उस हिसाब से जो जरूरी होता है सब करेंगे। लोग अधिक से अधिक वैक्सीन लगाएं, इसकी अपील करेंगे।
निश्चित रूप से मैं अपील करना चाहूँगा, आज से 45 साल से उम्र के ज़्यादा वाले लोगों के लिए छूट मिली है, इसका लाभ उठाना चाहिए और निश्चित रूप से अगर हम नीचे तक इस बात को फैलाएंगे तो इसका लाभ मिलेगा कि कोरोना के कठिन काल में हम ये वैक्सीन लगाएं। और ये ध्यान में आया है, आज ये इस बात का सर्वे पेपरों में भी पढ़ा है कि जिनने डोज लगाया उनके फेफड़े कम संक्रमित हुए, और बड़े पैमाने में मौत अगर किसी को हुई तो वो फेफड़ों के संक्रमण से ही होती है। तो ऐसे में कोरोना अगर हम डोज लगा लेते हैं तो ये संक्रमण से बचाव का बहुत बड़ा उपाय है। धन्यवाद। 15 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला, गर्भवती हुई युवती। 3 राज्यों में घूमते रहे युवती को हिंदू जागरण मंच ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। एक आरोपी को उज्जैन में नाबालिग 15 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद गर्भवती करने और जान से मारने का धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन के नेता और कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर थाने ले आए और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पूरा मामला बड़वानी के समीप रहने वाले एक नाबालिग 15 वर्षीय से जुड़ा है, जो कि मजदूरी करने मालेगांव गई थी, जहां औरैया यूपी के माहिर नामक शख्स ने दोस्ती कर उसका बलात्कार किया। इसके बाद इस नाबालिग को पुणे यूपी में भी बारी बारी 2 अन्य लोगों ने नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद युवती गर्भवती हो गई तो उसे बस में बैठाकर उज्जैन के लिए रवाना कर दिया, जहां युवती के एक दिव्यांग बच्चे की जन्म दिया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी माहिर को दिल्ली से बुलवाकर पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां देवास गेट पुलिस ने आरोपी को अपनी अभिरक्षा में ले रखा है। नाबालिग का सनसनीखेज आरोप। 15 वर्षीय नाबालिग युवती ने माहिर के साथ गिरोह में शामिल कमाल और खुर्शीद के भी नाम पुलिस को बताए हैं और कहा कि ये तीनों दिल्ली से गैंग चलाते थे और छोटे छोटे बच्चों को भी पकड़कर उनके साथ मारपीट कर उनको हाथ पांव काटने की धमकी देते थे। माहिर ने उसे पुणे, मालेगांव, औरैया और दिल्ली में रखा और कई बार उसके साथ यौन शोषण करा और अन्य से भी करवाया। माहिर नाबालिग से मोहित नाम से मिला था और उसके साथ उसने दोस्ती बढ़ाई थी। युवती ने मीडिया को ये भी बताया कि आरोपी माहिर एसिड से जलाकर मार डालने की धमकी भी देता था। ऐसे खुला पूरा मामला। नाबालिग के गर्भवती होने के बाद माहिर ने युवती को जान से मारने की धमकी देते हुए एक बस में बैठा दिया और उज्जैन में रहने वाली युवती की बहन के पास भेज दिया। यहाँ उसकी बहन ने गर्भवती होने के चलते 15 वर्षीय किशोर को चरक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जिस बेड पर युवती भर्ती थी वहीं पास ही के बेड पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता की परिचित भी थी। उसको नाबालिग ने अपनी आपबीती बताई और ये बात हिंदू जागरण मंच के सदस्यों तक पहुंची, जिसके बड़ा युवती को विश्वास में लेकर माहिर से संपर्क किया गया और उसे उज्जैन बुलाया। जहां उसके आते हैं उसको पकड़कर पहले तो कार्यकर्ताओं ने माहिर की जमकर पिटाई कर दी और फिर देवास गेट पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामले को जांच में लिया में पूरा मामला बड़वानी का और अन्य शहरों का है। इसे जीरो पर कायमी करवाकर बड़वानी भेजा जा सकता है। के साथ कुछ रेप का मामला है, हिंदू जागरण में के लोग भी एक आरोपी को पकड़ना है, क्या है पूरा मामला? मैंने तो सही आज ये महिला थाने से लड़के को भेजा है यहाँ और अभी उसकी जांच चल रही है। जांच के बाद ये सब क्लियर हो पाएगा। अभी किसी आरोपी को भी लेके आए आप? हाँ, एक लड़का है तो उसका अभी जांच चल रही है ना, जांच के बाद ही क्लियर हो, जांच चल रही है। ये जानकारी है कि ये आदिवासी क्षेत्रों से जो बेलदार के रूप में महिलाएं काम करती हैं, उन बच्चों को, उनके साथ बच्चे भी होते हैं कुछ, तो ये अन्य क्षेत्रों से महिलाओं को अलग अलग जगह से दिल्ली ले जाते हैं ये लोग, है ना। ये महिला पीड़िता मूलतः बड़वानी जिला की बड़वानी की रहने वाली है और इसको पहले मालेगांव ले जाया गया, मालेगांव से इसको दिल्ली ले जाएगा, दिल्ली से बिहार ले जाएगा, बिहार से फिर दिल्ली लाएगा इसको। और जब ये दिल्ली में प्रेग्नेंट हो गई, चूँकि ये नाबालिग है, इसकी 15 और 16 वर्ष की उम्र है इसकी, और प्रेग्नेंट हो गई तो चूँकि इसकी बहन यहाँ उज्जैन में काम करती है बेलदारनी का आस पास में चंद्रखेड़ी की साइड पे, तो उसने बस में फुल टाइम में इसको यहाँ बिठा दिया। महिला जब उज्जैन आई तो हमको हिंदू जागरण की टीम को खबर हुई, हमने इससे मिले, महिला का मर्म समझा हम लोगों ने और बड़ा विभत्स उससे घटनाक्रम हुआ है, उसका शोषण हुआ है। महिला ने हमको जो आपबीती बताई, इससे हमको समझ में आया कि ये पूरा अंतर्राज्यीय गिरोह है। हमने माननीय एडिशनल साहब को, स्थानीय पुलिस को हमने अवगत कराया केस के बारे में। कल इस महिला की FIR हमने महिला थाने में कराई है और हम लोगों ने, महिला ने, क्योंकि इसका फ़ोन आ रहा था, सदा संपर्क में था ये, और ये महिला को लेने आ रहा था। इसने महिला को धमकाया भी पहले कि मैं उज्जैन आ रहा हूँ, यदि कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तेरे पे एसिड डाल दूँगा, तेजाब डाल दूँगा। ये सब घटनाक्रम सामने आया तो महिला ने उसको उज्जैन बुलाया कि अब ये इसको लेने आए थे यहाँ पर, और देवास गेट पे इसने बताया कि देवास गेट आ गया हूँ। देवास गेट से हमारी हिंदू जागरण की टीम ने इसको यहाँ से पकड़ लिया और माननीय एडिशनल से जाकर आदेश के अनुसार देवास गेट थाने में हमने इसको जमा करा दिया। यहाँ से जो कार्रवाई प्रशासन करेगा। आपका नाम बताएं।
मैं अर्जुन सिंह भदौरिया, विभाग सह संयोजक, हिंदू जागरण मंच। थैंक यू। तीन जगह इसका शोषण हुआ है। पूरा ऑपरेट करते हैं। अच्छा। सब दूर से लाके बच्चों को लाके महिलाओं को लाके दिल्ली में ऑपरेट करते हैं, वेश्यावृत्ति भी करवाते हैं, बच्चों से भी मंगवाते हैं। इस महिला से भी मंगवा के नाम इसने खुद में भीख मांगी है, पहले भीख मांगी है और धमकियां देते हैं। खुर्शीद खान, और ये जो आरोपी है इसका महिलाओं से माहिर। ये आपको किसने बताया कि जैसे वो हाथों का हाँ, इस लड़की को मालेगांव का ये पुल बन रहा था वहाँ पे, हाँ। पुल पे से ये घूमता था, वहाँ से इसका संपर्क हुआ। अच्छा। संपर्क होने के बाद ये इसको लेके गया हाँ। बिहार। अच्छा। अभी दे देंगे आराम से। ठीक। सीसीटीवी लगे यहाँ से वहाँ अरे यहाँ भी हिंदू जागरण से लोग लेके आए सिद्धार्थ। ये ऐसा निकला हुआ पता ही हम समझते हैं, मालूम पड़ता अपने को यार, यूँ कैसे है ना क्या। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक